आज हम इस वीडियो में बेटा नौका विहार कविता के चौथे छंद को आज पढ़ाएंगे। उसके कठिन शब्द, उसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य पर हम चर्चा करेंगे। तो चौथा छंद इस प्रकार है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल। लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की को बिलोक, छाया की को बिलोक। अब इसमें हम कठिन शब्द आपको बताते हैं। चपला का मतलब होता है नाव, नौका। कगार मतलब दोनों तट। तट जो होते हैं थोड़ा सा अंतर है, तट और कगार में अंतर होता है। तट जो है वो पानी जल के लेवल पर रहता है और माने बराबर रहता है। कगार थोड़ा ऊंचाई लिए हुए होता है। ऐसा तट जो थोड़ा सा ऊंचा हो और जलधारा जो है नीचे से बह रहा, उसको कगार कहा जाता है। और दूरस्थ माने दूर स्थित। कृष कोमल मतलब दुबला पतला। कृषकाय शरीर मतलब दुबला पतला। और क्षितिज, जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन जैसा दिखाई देता है वो क्षितिज कहा जाता है। बिटप माल मतलब वृक्षों की पंक्तियां। भ्रू रेखा सी अराल माने टेढ़ी, भ्रू रेखा ने भावों की रेखा। अपलक मतलब एक दृष्टि से देखना बिना पलक झपकाए। और उर्मिल मतलब लहरों से युक्त। प्रतीप मतलब उल्टा। विहग माने पक्षी, कोक माने चकवा पक्षी। और बिलोक माने देखना, कोकी मतलब चकवी। ये कठिन शब्द हो गए। अब हम पहले इस पर चलते हैं कि इसमें, इस कविता में, इस छंद में किस समय के प्राकृतिक वर्णन, किस समय का प्राकृतिक वर्णन किया गया है। तो यहाँ इस छंद में कवि ने चांदनी रात में गंगा नदी के बीच की धारा में नौका विहार के समय की प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। जब पंत जी की नाव गंगा के बीच धारा में पहुंच जाती है और बीच धारा से जब वह देखते हैं तो उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसका बड़ा ही मनोहारी और सजीव चित्रण इस छंद में किया गया है। अब व्याख्या है इस प्रकार है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। प्रकृति प्राण वल्लभ पंत जी कहते हैं, जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो चांदनी में चमकता हुआ जो रेतीला कगार था वह उनकी आंखों से ओझल हो गया, वह दृष्टि से ओझल हो गया, अर्थात नहीं दिखाई दे रहा था। फिर है, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। दो बाहों से दूरस्थ तीर, जो कवि ने देखा गंगा के दूर दूर स्थित दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान, जैसे कोई दो बाहें हैं और बहुत फैली हुई बाहें हों, ऐसे दोनों तट दूर से दिखाई दे रहे थे, दो बाहों के समान लग रहे थे। जो गंगा धारा के दुबले पतले कोमल नारी शरीर को आलिंगन करने के लिए, अर्थात अपनी बाहों में समेटने के लिए अधीर है, अर्थात अपने बाहों में उसे कस लेना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। गंगा कोई दुबली पतली
नायिका हैं गंगा की धारा और उनको अपनी बाहों में वो कस लेना चाहते हैं। दोनों तट इस प्रकार दिखाई दे रहे थे। फिर है अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। कहते हैं उधर काफी दूर क्षितिज पर जब उनकी दृष्टि जाती है, जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन जैसा दिखाई देता है, जब वहां उनकी दृष्टि जाती है तो वहां जो वृक्षों की जो पंक्ति है, जो धरती के सौंदर्य को, वह जो वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वह ऐसी उन्हें दिखाई दी, ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे धरती के सौंदर्य को बिना पलक झपकाए निहारते हुए आकाश के नीले नीले विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हों। कहने का आशय यह है कि क्षितिज पर जो उन्हें वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दी, वो वृक्षों की पंक्तियां इस तरह से उन्हें सुशोभित हुई सी प्रतीत हो रही थी जैसे अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए पृथ्वी के सौंदर्य को निहारते हुए नीलवर्णी नीले नीले आकाश के विशाल नेत्रों की वो तिरछी भौहें हों। फिर है माँ के उर पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। अब है निकट ही, अब कवि को क्या दिखाई देता है? कवि को ये दिखाई दिया कि धारा, गंगा जी की धारा के बीच में उन्हें एक द्वीप दिखाई दिया। वह द्वीप क्या करता था कि वह लहरों से युक्त प्रवाह को उलट देता था। जब लहरें उससे टकराती थी, जल उस टकराती थी तो उस जल को, धारा को, लहरों से युक्त धारा को वह क्या करता था? उलट देता था, अर्थात वापस भेज देता था। वह द्वीप इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था, इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे माँ के उर पर, माँ के हृदय पर कोई छोटा सा शिशु जो है वह सोया हुआ। फिर है वह कौन भी है क्या विकल को, उड़ता हरने निज बिरह शोक। अब उन्हें एक, उसी समय उन्हें एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई दिया, तो पूछते हैं कि पक्षी कौन है? वह कौन भी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यह कौन सा पक्षी है? क्या व्याकुल चकवा है? क्या विकल को, क्या वह अपनी, क्या व्याकुल चकवा पक्षी है जो अपनी प्रिया चकवी से रात्रि में बिछुड़ गया है? रात्रि में बिछुड़ जाने से वह जल में पड़े हुए अपने ही प्रतिबिंब को अपनी चकवी समझ करके, बिलोक माने देख करके, अपनी चकवी समझ कर उसे देख करके और अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए उड़ता हरने निज विरह सुख, अपनी निज मतलब अपने विरह वेदना को मिटाने के लिए, उससे मिलने के लिए उड़ता चला जा रहा हो। अब है, ये हो गया आपका है। अब इसमें है प्रश्न उत्तर है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के कवि प्रकृति प्राण वल्लभ सुमित्रानंदन पंत एवं कविता का नाम नौका विहार है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश को मैंने समझा दिया है, या आप अपने से लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे प्रतीत होते हैं? तो नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे दो भुजाएं हों, दो बाहें हों, और वे दोनों बाहें, लंबी बाहें गंगा की धारा रूपी कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हों। फिर है अगला प्रश्न है कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ? कवि को, इसका उत्तर है कवि को दूर क्षितिज पर कतारबद्ध पंक्तिबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को अपलक दृष्टि से निहार, धरती के सौंदर्य को अपलक दृष्टि से निहार रहे हैं। फिर है अगला प्रश्न है धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है? फिर है इसका उत्तर है
गंगा की धारा के बीच द्वीप ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे माँ के वक्षस्थल से चिपक कर कोई नन्हा सा बालक सोया हुआ हो। ये आपके 5 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य आपको बता दें। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, रस इसमें श्रृंगार रस है, अलंकार है उपमा रूपक भ्रांतिमान मानवीकरण, इतने अलंकार इसमें हैं। और प्रसाद गुण है, भाषा और हाँ छंद है, इसमें स्वच्छंद है, मुक्तक छंद है इसमें। ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। ये पूरा आपका यहाँ पे छंद का पूरी व्याख्या समाप्त हो गई।